नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। 2 दिन छुट्टी के चलते 4 में से 2 दिन ही नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि बीजेपी की पूरी ब्रिगेड प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही है। लेकिन कांग्रेस में प्रचार की जगह सहमति बनाने का दौर चल रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भले ही 12 से 15 नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा अब भी बाकी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है। दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए चुनाव समिति की बैठक में सहमति भी बन गई है। इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा करने में असमर्थ नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक कुछ सीटों पर दावेदारों के लिए घमासान मचा हुआ है और घमासान को देखते हुए लिस्ट जारी होने में देरी हो रही है। कुछ सीट पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जबकि कुछ सीट पर कई दावेदार हैं। ऐसे में टिकट किसे दिया जाएगा, ये असमंजस है। अब सवाल ये है कि आखिर दौर में घोषित हुए प्रत्याशी कितनी तैयारी कर पाएंगे और बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगे। तो क्योंकि अभी कांग्रेस के जो 18 उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इनके नामों का ऐलान किया जाएगा और कितनी टक्कर फिर ये जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दे पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पहले ही अपनी सूची जारी कर दी है, सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अब पहले चरण के नामांकन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 2 दिन शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगी, यानी कि नामांकन दाखिल नहीं होंगे और बाकी बचे 2 दिन नामांकन के लिए आखिरी होंगे। और उससे पहले कांग्रेस पार्टी क्या अपनी सूची जारी कर पाती है, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अभी तक सूची लंबित है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से सूची नहीं जारी की जा सकी है। तो अभी तक कांग्रेस ने सिर्फ 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन अभी 18 प्रत्याशी बाकी हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारना है और उनको लेकर लगातार मंथन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। सीईसी की बैठकें देखने मिल रही हैं, बावजूद इसके प्रत्याशियों की सूची निकलकर सामने नहीं आ रही है। और अब सवाल ऐसे में यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पेंच कहां फंस रहा है और क्यों कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में असमर्थ साबित हो रही है। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जो सूची है वो जल्द सामने आ सकती है। 12 से 15 नामों पर सहमति बन गई है। और चलिए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सचिन वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ रवि सक्सेना जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले सचिन जी, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी अभी तक सूची जारी नहीं कर पाई है, क्या समझ रहे हैं? ये क्या कोई ऐसी रणनीति तो नहीं है जो कि अंतिम दौर में आएंगे और तूफान से पहले की शांति? देखिए, कांग्रेस के पटवारी जीतू पटवारी जी अब क्या है, कांग्रेस की जमीन नाप रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन से जमीनी कार्यकर्ता अब कांग्रेस में बचे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में पूरी साफ हो चुकी है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो भाजपा में शामिल हो चुका है और अब गिने चुने जो नेता हैं उनको कोई झंडा उठाने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है कांग्रेस के पास में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है जिसको वो लोकसभा का चुनाव लड़वा पाए। बड़े बड़े नेता जो हैं अपने पक्ष में कुछ मीडिया रिपोर्ट जारी करवा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। अंतर्मन में उनके चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है, इसलिए देरी हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है जब उनका नाम आगे बढ़ता है तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है जो ये ऐसा तो नहीं है सचिन वर्मा जी की बीजेपी की काट ढूंढ रही है कांग्रेस और इसलिए भी वक्त लग रहा है? देखिए, बीजेपी की काट जो है कांग्रेस के लिए ढूंढना तो मुश्किल है और
वो कार्ड ढूंढने की कोशिश उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी की थी और औंधे मुंह गिरना पड़ा कांग्रेस को। तो इस तरह से जो है कांग्रेस जो है ना तो उनके पास में कोई नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। तो अब ना कोई नीति होगी, जब कोई नीति ही नहीं है उनको कि देश को कहाँ लेके जाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ना नियत है कि हमें सही जनता के लिए जन भावना को देखते हुए, राष्ट्रवाद को देखते हुए काम करना है, और ना नेतृत्व है, उनके पास में कोई नेतृत्व भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है पूरी तरह से छिन्न भिन्न है और कांग्रेस के पास में अब कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं बचा है। मैं लौटूंगी सचिन जी आपके पास। रवि सक्सेना जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सक्सेना जी स्वागत करती हूं आपका। सक्सेना जी, ये इतना विलंब क्यों हो रहा है कांग्रेस की सूची आने में, कहां पेच फंस रहा है? नहीं, कोई पेच नहीं फंस रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश की जो विभिन्न प्रदेश हैं उनके नामों की चर्चा चल रही है। अभी हमने तमिलनाडु के नाम कल फाइनल किए हैं, उसके पहले महाराष्ट्र के हैं, नागालैंड के किए हैं। तो हर प्रदेश का एक नंबर आ रहा है और जहां पहले चुनाव होने वहां पर हम प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, उसमें कोई ऐसा अभी पेज तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं नहीं तो नामांकन को सिर्फ 4 दिन बचे हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रत्याशी और देर से घोषित किए जा सकते हैं? 4 दिन भी छोड़िए, 2 दिन तो छुट्टी वाले हैं। आपके चैनल पर मैं खुलासा करता हूँ जी कि नाम जिनके फाइनल किए हैं उनको बता दिया गया है, उन्होंने तैयारियां चालू कर दी हैं। आपने देखा होगा आज जैसे दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ के दौरे पे निकल गए हैं। तो व्यक्ति को जिसको की देना है टिकट, उसको बता दिया गया है कि आपको टिकट दिया जा रहा है और आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। ये इतना चुपके क्यों रवि सक्सेना जी? अगर पता ही चल गया है उन प्रत्याशियों को तो फिर घोषित करने में कहाँ दिक्कत जा रही है, क्या समस्या है उसमें? कोई घोषित करने में समस्या नहीं है। मैंने आपको कहा हर प्रदेश का नंबर आ रहा है, हर प्रदेश का अपना घोषणा करने की एक तरीका होता है। बीजेपी की तरह हमको 2 लोगों के कहने पे तो देना नहीं है टिकट कि जो 2 लोगों ने बोल दिया वही टिकट होगा फाइनल। और उनने लिस्ट निकाल के अपने दराज में से दे दी कि इसको घोषित कर दो। तो वो ऐसा काम नहीं है। हम प्रजा सचिन वर्मा जी, एक तरीका होता है प्रत्याशियों के नाम घोषित करने का, बीजेपी की तरह नहीं। ये जो है वो कांग्रेस में ही फॉलो हो रहे हैं और इसीलिए जो है ये लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। इनको अभी यही मालूम नहीं कि कौन से इनके बड़े नेता इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, उसकी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। ये कब जो है अभी कमलनाथ जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, स्टेटमेंट दिया था मीडिया में कि अभी मेरे 2 साल का वक्त बाकी है। तो अब इसलिए मैं बीते दिन बोल तो दिया उन्होंने राजगढ़ में कि अब चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में नजर आएंगे। देखिए, बोलना बात अलग होती है और करना बात अलग होती है। जब आपकी लिस्ट जब कांग्रेस की आ जाएगी तो बहुत सारे जो संशय है वो खत्म हो जाएंगे कि इनके जो बड़े नेता हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपके बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते रवि सक्सेना जी, और अगर इसी तरह की धीमी गति रही तो ये नहीं लग रहा है लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत फर्क है। आपके इनके प्रवक्ता की भी आप बात देख लीजिए, आप पूछते कुछ है, जवाब कुछ देते हैं, तो इनके पास कुछ है नहीं। इनका ऊपर की जो जैसे कहना चाहिए मंजिल है वो खाली है। उनको रटा के जो बोल दिया जाता है वही रट्टू तोतर की तरह पूरी डिबेट में यही बोलेंगे। शब्द है वो आप विधानसभा में। रवि सक्सेना जी, सत्ता आप छीन नहीं पा रहे बीजेपी से मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति आपकी हो गई है वो आप खुद देख रहे हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है वो थोड़ी कमजोर है और बीजेपी के जैसे कांग्रेस काम नहीं करती है। क्या कमजोर हो गई है? क्या कर दिया हमने भाई? ऐसा कौन सा तोप क्या है? ईवीएम हटा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा इनकी हकीकत। फिर से बात वही ईवीएम पर आ जाती है। आपके विधायक जहां जीते वहां पर ईवीएम में समस्या नहीं थी रवि सक्सेना जी? आपके विधायक जहां जीते हैं चुनाव वहां ईवीएम में समस्या नहीं थी। छिंदवाड़ा में कैसे ईवीएम सही हो जाती है आपकी हर साल? नहीं, मैंने आपको कहा वहां ये अगर इस तरह का काम करेंगे तो इनको वहां पे जूते पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। तो मालूम है कि हमको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। इनका काम जो है पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश की सारी। ऐसा क्या हो गया रवि सक्सेना जी? 7 बार के विधायक थे गोविंद सिंह और वो इस बार लाहौर से चुनाव हार गए और आप ये कह रहे हैं कि वहां पर उनकी पैठ नहीं, यानी कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो
आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि ऐसी जगह गड़बड़ी करते हैं जहां पर आपके विधायकों या आपके नेताओं की पैठ नहीं होती। आप सुन लीजिए, गोविंद सिंह जी की बात आपने की है, तो गोविंद सिंह जी से मेरी पर्सनल उनकी बात हुई और वो कह रहे हैं कि रवि वहां पर इतना बड़ा घालमेल किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो 63 सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं उन पर हमको किस तरह से चेंज लगानी है। आपको चैनल के तो बहुत बड़ा चैनल है, इस पे मालूम होना चाहिए। 63 हमारे सिटिंग विधायकों को इन्होंने हरा दिया, क्योंकि इनको मालूम था ये हमारे सिटिंग एमएलए जो है वो जीत सकते हैं। ये केवल और केवल उन सीटों पे काम नहीं कर पाए जहां पर कि हमारे नए उम्मीदवार थे, वो जीतने वाले थे। आप देखें, चलिए ये गणित मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी समझ सकती है। मैं सचिन वर्मा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सचिन वर्मा जी, ये कैसी गड़बड़ी कर देते हैं आप ईवीएम में कि हर बार आप पर आरोप लगने लगते हैं, ईवीएम पर आरोप लगने लगते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अभी ईवीएम के ऊपर जितनी पिटीशंस लगी थी सबको खारिज कर दिया है। अब जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। सिर्फ ये प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का जो एक छुटभैया नेताओं का जो एक नेतृत्व है वो सिर्फ ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाकर और अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास करता है कि कार्यकर्ताओं को ये लगे कि ये जीतने जा रहे थे और ये हार गए। तो इस तरह से जो है अगर ईवीएम के ऊपर इतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह अगर कांग्रेस लगाती है तो कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों कर रही है? आप जीत का दावा किस दम पे करते हो? तो बोल तो रहे कि ईवीएम हटा दीजिए तब देखिएगा परिणाम क्या आते हैं। जीत का दावा क्यों कर रहे हैं ये कि ये जीतने जा रहे हैं? या सचिन वर्मा जी बोल रहे हैं कि ईवीएम हटा दीजिए उसके बाद परिणाम देखिएगा। दुनिया में ईवीएम से कोई चुनाव नहीं कर रहा है, कोई अमेरिका नहीं करता है, ब्रिटेन नहीं करता, जर्मनी नहीं करता, फ्रांस नहीं करता। एक मिनट में सचिन वर्मा जी से जवाब ले रही हूँ। रवि सक्सेना जी आऊंगी आपके पास। बड़ी अगर पार्टी है वो जनता इतना ही अगर आपको चाहती है मैं आ तो रही हूँ भैया रवि हटा दो। सक्सेना जी, एक मिनट रुकिए ना। अमेरिका की पॉपुलेशन का शायद आभास नहीं है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है और इस देश की पॉपुलेशन कितनी है। तो इसलिए क्या है कि रवि सक्सेना जी जो है हवा हवाई बहस करने के लिए यहाँ पर चैनल पर आ गए हैं। आपको ये नहीं मालूम है फर्क? अमेरिका की बात करते हैं आप और इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन और अमेरिका की पॉपुलेशन में 100 करोड़ का फर्क है। ठीक है, चलिए वो छोड़िए। मैं प्रत्याशियों के नाम की बात कर रही थी और प्रत्याशियों के नाम को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो सूची है वो लंबित है। लेकिन सचिन वर्मा जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है, आभास ऐसा नजर आ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी करती है अंत में ऐसा ना हो कोई बड़ा नेता आपके नेता के सामने खड़ा हो और वो मुश्किल खड़ी कर दे आपकी पार्टी के लिए? देखिए, हमारे यहाँ व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा का एक आम कार्यकर्ता और कमल का जो निशान है उस पर चुनाव लड़ा जाता है। तो हमारे यहाँ जो है कितना भी बड़ा कांग्रेस का नेता हो, अब आप पिछले लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी हैं कि जब इनके नेता बड़े बड़े नेता जो थे वो धराशायी हो चुके थे। तो इसलिए ये इस बार बीजेपी का फॉर्मूला क्या था सचिन जी, जरा समझाइएगा मुझे कि क्या फॉर्मूला ऐसा था जिसके माध्यम से टिकट वितरण किया गया है इस बार? आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। इस बार फॉर्मूला क्या था आपके टिकट वितरण का? चलिए, मुझे लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सचिन वर्मा जी, मैं फॉर्मूला पूछ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस आधार पर इस बार टिकट दिए हैं, क्योंकि गुना से जो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे उनका टिकट काट दिया आपने और दूसरी पार्टी से एक नेता आते हैं आपकी पार्टी में प्रवेश करते हैं और आप उन्हें टिकट दे देते हैं सांसद का। देखिए, ऐसा जो है विरले ही कभी कभी होता है और भाजपा में जो है एक जो गुड गवर्नेंस का एक मॉडल मोदी जी ने दिया है और अब जो परफॉर्मेंस की राजनीति जो इस देश में हो रही है कि अब जो टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है कि हम नमो ऐप पर जनता तय करती है कि सरकार की रेटिंग क्या होगी, सरकार को कितने नंबर दिए जाएंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज का के लाभार्थी जो हैं वो सरकार की रेटिंग करेंगे कि उनको इस पॉलिसी के लाभ कितना प्राप्त हुआ। एक नेता को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में पूरा दम लगा दिया था, अब उसी नेता को जिताने के लिए पूरा दम लगाएगी, वो भी आपके जीते हुए प्रत्याशी का टिकट काटकर बीजेपी। आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपका कुछ चलिए, मुझे लगता है सुनना चाह नहीं रहे हैं सचिन वर्मा जी। मैं आऊंगी आपके पास। रवि सक्सेना जी से मेरा सवाल है। रवि सक्सेना जी, जहां एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया
भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे वो मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, क्योंकि अभी तक आपने उस क्षेत्र से ना तो प्रत्याशी घोषित किया है और ना ही अभी ये फिक्स हो पाए कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, चुनावी मैदान में कौन होगा। मैं आपके चैनल पे खुलासा कर रहा हूं, वहां से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत 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 कद्दावर और युवा नेता चुनाव लड़ने जा रहा है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पराजित कर देगा। जो इन्होंने किया है ना अपने जीते हुए प्रत्याशी के साथ, उसका बदला जो है गुना की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके रहेगी। और हम जो उम्मीदवार उतार रहे हैं वो उम्मीदवार उनको भारी ये लेकिन उतारेंगे कब, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है रवि सक्सेना जी। अभी तक तो सूची आपकी आ नहीं पाई है। 28 सीटें हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, 10 पर प्रत्याशी घोषित कर दिया बस आपने। लगना बाकी है और जिनको चुनाव टिकट दिया जा रहा है उनके कान में बता दिया गया है कि आप जाइए तैयारी कीजिए बस। तो आपका पहले और जो आपने सवाल उनसे पूछा ना, अब आपको मालूम पड़ गया होगा वो कितने पढ़े लिखे कितने समझदार लोग हैं। आप जब सवाल जो है उसका उल्टा जवाब वो देते हैं, कहीं और ले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यही चाल चरित्र और चेहरा है। ये बड़ी अभी कार्डर। चलिए मैं उस चीज को अगर मानूं रवि सक्सेना जी जो आप बात कह रहे हैं, तो एक बात बताइएगा, कांग्रेस पार्टी जितना भी अपना गणित लगा रही है उसके बाद परिणाम क्या आ रहे हैं? 2019 के परिणाम आप देख लीजिए, उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए, बहुत शर्मनाक हार हुई कांग्रेस पार्टी की। अब 2024 में फिर से वही दम भर रहे हैं आप। मैं तो आपको बता दूं, आपका जी चैनल भी और सारे चैनल जो है उस समय कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। अचानक आज पर एक फिगर आता है और वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि साहब आप 163 सीट मुझसे घोषित करा रहे हो, मेरा मजाक उड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं कर दो। तो आप समझ सकते हैं कि जिनका 163 का आंकड़ा ही आ गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ा सेटिंग का काम ये लोग करते हैं। नहीं तो आप समझ लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल हमने ओपिनियन पोल जारी किया था उससे पहले, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, वो चुनाव प्रचार के पहले हमने जारी किया था। प्रचार में कोई कमी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी रही होगी, क्योंकि प्रचार के बाद हमारा ओपिनियन पोल आप एक बार फिर से जाके पीछे देखिएगा कि क्या था। मुझे मत बताइए किसका क्या देखा हुआ है, मैं बता दिया। जिस दिन मतदान खत्म हुआ 6:30 बजे जो ओपिनियन पोल आए थे पूरे देश के चैनलों पर, उसमें कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सरकार बनते हुए दिखा रहे थे। राजस्थान में नेक टू नेक मामला था, मध्य प्रदेश में क्लियर मेजॉरिटी थी, छत्तीसगढ़ में क्लियर मेजॉरिटी। वही तो मेरा सवाल है कि आप 2 राज्यों में तो सत्ता में थे, उसके बावजूद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी वहां पर अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सचिन वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, बार बार कांग्रेस आप पर यही आरोप लगा रही है कि कुछ तो धांधली हुई है, कुछ तो लोचा हुआ है, उसी के बाद परिणाम बदले हैं। देखिए, बार बार चुनाव आयोग ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जो सत्यता पर जो है जो प्रश्न चिन्ह जिन लोगों ने लगाए थे उसका निराकरण कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितनी पिटीशंस वहां पर पेंडिंग थी सबको डिसमिस कर दिया है। तो ईवीएम पर अब अगर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और एक जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है सरकार नहीं कराती है, चुनाव जो है चुनाव आयोग कराता है। इस समय जितने भी पूरे देश के ऑफिसर्स हैं वो चुनाव आयोग के ऑफिसर्स हैं, वो किसी शासन के नहीं, किसी पार्टी के जो है के अधिकारी नहीं है। मुझे लगता है आप अवगत होंगे सचिन वर्मा जी, एक राज्य है भारत में ही, वहां पर किस तरह के चुनाव हुए थे, परिणाम क्या आए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेकर परिणाम को बदल दिया था। ज्यादा पुराना मामला नहीं है, 1 से 2 महीने पहले का मामला होगा। वो मेयर के चुनाव थे और एक किसी व्यक्ति विशेष का अगर कोई कॉन्डक्ट है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो पूरे देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप पूरे देश के लोकतंत्र पर अगर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे तो ये तो एक अराजकता वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इन्वॉल्वमेंट तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का था। खैर मैं सवाल ले लेती हूँ रवि सक्सेना जी से, जैसा कि सचिन वर्मा जी भी कह रहे हैं। रवि सक्सेना जी, एक बात तो है कि अगर आप बार बार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सवाल आप सिर्फ ईवीएम पर नहीं खड़े कर रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, इसके साथ चुनाव आयोग भी इसके कटघरे में आ रहा है। मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया है, मैंने इस देश की जो चुनाव व्यवस्था है उसके बारे में बात की है। मैंने ये कहा है कि आप देख लें
जो जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं और जिस तरह की आपकी ओपिनियन पोल्स होती हैं, उनके अंदर देख लें किस तरह के रिजल्ट आप बताते हो, किस तरह की आपकी इसी चुनाव व्यवस्था के माध्यम से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, झारखंड में दूसरी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर व्यवस्था कैसे ठीक हो जाती है, और जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी वहीं पर व्यवस्था कैसे बिगड़ती है? यही तो सवाल है मेरा। वो भी मैं आपको बताता हूं ना, जहां जहां इनका कोई आधार नहीं होता वहां वहां ये जीत जाते हैं, जहां जहां इनके केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने हो वहां पे ये जीत जाते हैं, और जहां पे लगना हो, जैसे इस बार मालूम था उनको कि अगर ये तीनों स्टेट हम हार गए तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं मोदी जी, उनकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और 2024 का चुनाव है। इस बार बीजेपी नारा दे रही है 370 बीजेपी लाएगी, 400 पार एनडीए की सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है इस नारे को लेकर? 545 बोल दे, क्या दिक्कत है? जब ईवीएम ही सेटिंग करनी है तो आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, फिर लोकतंत्र रहा का? आपका मुंह से जो निकला वही रिजल्ट है। आपने कहा 400 पार तो 400 पार आ जाएंगी, आपने कहा 300 पार तो 300 पार आ जाएंगी। तो आएंगी कि नहीं आएंगी? क्या स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी जीत का आंकड़ा पार कर पाएगी? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर फेयर इलेक्शंस हुए तो ये 20 से ऊपर नहीं जाएगी एनडीए और भाजपा मिला के। हम आम जनता के बीच नहीं जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठाएंगे, मुझे तो यही समझ में आ रहा है रवि सक्सेना जी। सचिन वर्मा जी, क्या लग रहा है आपका जो आंकड़ा है वो पार कर पाएगी बीजेपी या नहीं? बिल्कुल, देखिए हमने पिछली बार जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था वो 300 पार का था, हम 303 पे पहुंचे थे। अब हमने अपना जो लक्ष्य लिया है वो 370 का लिया है और एनडीए का जो लक्ष्य लिया है वो 400 का लिया है, और हमने अपना जो वोट परसेंटेज है उसको 10% बढ़ाने का एक लक्ष्य लिया हुआ है, और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। जो देवतुल्य हमारा कार्यकर्ता है वो मैदान में है, और जो भाजपा जो है वो एक्चुअल में है मैदान में, और कांग्रेस जो है सिर्फ ठीक है। एक और बात सचिन वर्मा जी, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात होती है तो वहां पर छिंदवाड़ा सीट आपके लिए अभी भी मुश्किल खड़ी कर रही है। छिंदवाड़ा इसलिए क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें छिंदवाड़ा की जो 7 विधानसभा सीट थी, 7 पर बीजेपी अपना हाथ नहीं मार पाई है, कांग्रेस ने फतेह हासिल की है। अगर मैं ग्वालियर चंबल के भी आंकड़ों की बात करूं, वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर हारी भी है तो ज्यादा अंतर नहीं था, और कांग्रेस के वोट परसेंट और बीजेपी के वोट परसेंट में भी ज्यादा अंतर नहीं था। ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात है? सर्वे तो आपके पास भी पहुंचा होगा। देखिए, भाजपा एक बहुत स्मार्ट पार्टी है, पॉलिटिकली स्मार्ट पार्टी है। हम अपने आप को चैलेंज देते हैं। हमारा कंपैरिजन जो है कांग्रेस की वीकनेस से नहीं है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शंस जीतते हैं। तो हमने अपने आप को चैलेंज दे रखा है कि जितने भी बूथ हम हारे थे वो सारे बूथ हमको जीतना है, और हर बूथ पे 370 वोट हमको आगे बढ़ाने हैं। तो हमने अपने आप को चुनौती दे रखी है, और हमारी चुनौती कांग्रेस अब रह नहीं गई है, क्योंकि कांग्रेस जो है कहीं पर उसके कार्यकर्ता ही झंडा उठाने के लिए नहीं बचे हैं। तो हम अपने आप को चुनौती दे रहे हैं और इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है। रवि सक्सेना जी, बीजेपी का ये कहना है कि उनके लिए चुनौती कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, वो अपने आप को चुनौती दे रहे हैं और उसी का सामना करते हैं, उसी से फतेह हासिल करते हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी इस बार? मुझे लगता है कि सचिन जो है इनमें रावण सा घमंड आ गया है और ये अपनी हकीकत भूल रहे हैं। अगर इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, इतने ही सशक्त संगठन है, तो भाई कांग्रेस से रोज रोज क्यों लेके जा रहे हो और क्यों तुम्हारे लोगों का अपमान कर रहे हो? अरे अब तो ना तुम्हारे पास कार्यकर्ता बचा है ना लेकिन नेता इस बीच बचा है। सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के नेता जा क्यों रहे हैं वहां पर? कांग्रेस में क्या ऐसी दिक्कत जा रही है जो कि वहां पर नेता जाने को मजबूर हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची अभी लंबित है, 18 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब देखना होगा कब तक पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है और क्या रणनीति होती है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।